अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर 43 कैफ 5 का स्टार्ट करते हैं। आज फ़िज़िकल क्लास हमारी पॉसिबल नहीं हो सकी, तो अल्लाह आफ़ियत फ़रमाएँ और अल्लाह करे कल से फ़िज़िकल क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं। बहरहाल अनसर्टेनिटीज़ जब होती हैं तो थोड़ा हम प्रोएक्टिव ही रह सकते हैं। आई कैप का ट्रेंड पास का यही रहा है कि छुट्टियाँ हों, हालात अच्छे हों बुरे हों, आई कैप का ना तो एग्ज़ाम की डेट चेंज होती है ना ही पेपर का लेवल। तो इसलिए मैं लास्ट सेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आपको आज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें हम पास पेपर 2 करेंगे। इसके स्टार्ट के अंदर थोड़ी सी बात बैड एंड डाउटफुल डेट की दोबारा की गई है बोर्ड के उस तरफ, जो मैंने कल क्लास के अंदर जाते जाते की थी। तो उसके बाद फिर ये आपको दोनों एडजस्टमेंट भी उसी की नज़र आएंगी। उसके बाद इस सवाल के अंदर जो नई चीज़ है वो ये है कि आपको डिस्पोजल भी नज़र आ रहा है पीपीई का। एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे बनाना रिवाइज़ करवा दिया था, उसी की एप्लीकेशन है। और जो चीज़ नहीं पढ़ाई हुई, जो कि हर रोज़ एक नई चीज़ आती है, नई चीज़ होगी आपके लिए, इंशाल्लाह बिल्कुल आराम सुकून से समझ आएगी, वो है ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो ये कोई पौने को 2 घंटे का लेक्चर होगा, 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, लास्ट सेशन के 2 पार्ट होंगे, पार्ट A1 और A2। तो आपने लाजमी इसको ले लेना है ताकि कल की क्लास के अंदर फिर हम कंटिन्यूटी के अंदर इसको पढ़ सकें। ठीक है जी। तो इससे आगे आप अपना लेक्चर स्टार्ट करें। 70 7 70 60 10 ये मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि आपको नोट ना करना पड़े, ये नोटेड है। ठीक है, सही है। चले, अच्छा जी, हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, साल लिखा है कि नहीं लिखा? कोई नहीं, 10 और 11 है। ठीक है, 2010 में हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जी। 2010 में हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया और हमने 70 रुपए की सेल की उधार पे। एंट्री क्या बनी? डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 70 से। पैसे इस साल कोई नहीं आए। ठीक है, तो 31 दिसंबर 10 पर कैरी डाउन 70 आ रहा है। अब बिजनेस शुरू ही किया ना अभी हमने। अब जब हम ये 70 रुपये देख देख कर खुश हो रहे थे, क्यों खुश हो रहे थे जी? कि फ्यूचर में ये हमें आएंगे पैसे। ठीक है, फ्यूचर में रिसीवेबल है ना, तो फ्यूचर में ये रिसीव होगा। तो खुशी महसूस हो रही थी देखकर कि साथ वाली दुकान पे एक बाबा जी बैठे हुए थे जो पिछले 25-30 साल से इसी मार्केट में बैठे हुए थे। तो कहने लगे, बेटा इसमें से ना, वो कहते हैं ना जैसे बुजुर्ग कहते होते हैं, 100 में से 10 आने को नहीं आने, रुपए में से 10 आने, यानी कि 10% पैसे नहीं, लोग भाग जाते हैं। लोग इतने पैसे दिए बगैर ही भाग जाते हैं। तुमने जो उधार पे सेल किया ना बेटा, मेरा भी तजर्बा है। तो आपने कहा अच्छा, इसका मतलब वो एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, नाम था जिसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के अंदर अब मैं प्रोविजन अंदाज़ा, डाउटफुल डेट जो भाग सकते हैं उनका, वो लगाएंगे। अब क्लोजिंग 70 पर 10% रेट लगेगा, तो जो आंसर आएगा वो भी दूसरे लेजर का क्लोजिंग ही बनना है ना, सिंपल, यही करते थे आप बचपन में। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2010 पर आपने 70 के ऊपर 10% लगाया, तो 7 रुपये प्रोविजन का क्लोजिंग आया। ठीक है, मुझे बताएं 1 जनवरी 10 पर ओपनिंग कितना था प्रोविजन में, क्योंकि आपने बिजनेस अभी शुरू किया है। अब एक बैलेंसिंग फिगर आप निकाला करते थे, जो बैलेंसिंग फिगर आपकी जाया करती थी प्रॉफिट एंड लॉस। रिवीजन करने को मसला तो नहीं है जी। तो बैलेंसिंग फिगर कहलाती थी बैड डेट, एक्सपेंस की फिगर जो कि चली जाया करती थी पीएनएल में। बैलेंसिंग कितना है जी? अब ये क्या है, पैसे तो ये अभी तक तो लोग भागे नहीं है पैसे लेकर, तो हम क्यों 10 वाले साल में ही इसको मुसिर हैं इस पर कि इसको यहीं पर रिकॉर्ड करें। मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था? अगर आपने सेल इस, देखो उधार पे सेल करने की वजह ये होती है कि सेल बढ़े। जब आप क्रेडिट अलाउ करते हैं तो सेल बढ़ती है। तो आपने उधार पे सेल की 10 में, अब इसी में से ही लोगों ने भागना है, भागेंगे 11 में चाहे। आप इसको
प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर के एक्सपेंस को आज ही, लॉस को आज ही बुक करो। और मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता था कि अगर इनकम 70 रुपए की सेल आपने इस पीरियड में रखी है तो इसी में से जो 7 रुपए का एक्सपेंस होना है उसको इसी साल के अंदर अंदाजा लगा के रिकॉर्ड करो। ठीक है, अब हमारा एक्सट्रैक्ट्स इसमें बने हुए नहीं है, चलो बना लेते हैं। एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं जी। बैड एक्सपेंस पीएनएल के अंदर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं मैं। पता नहीं आपको बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आएंगी तो देख लें फिर आगे। अभी यही हमने आगे 12 में लगाना है फिर काम सारा। 2010 के लिए बैड डेट एक्सपेंस आएगा जी, कितना? किसी ने और तरीके से पढ़े होंगे, अब सब इस तरीके पे आ जाएं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है जी, 7 रुपए का एक्सपेंस आ गया। और बैलेंस शीट के अंदर आपके करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स में आपके डेटर्स जो होते हैं, वैसे तो यहाँ पर नेट फिगर ही आती है लेकिन मैं फिलहाल अलग अलग लिख रहा हूँ। डेटर्स ग्रॉस कितने हैं? 70। डेटर्स को नहीं छेड़ा अभी आपने। प्रोविजन डेटर में क्रेडिट नहीं होती, प्रोविजन डेटर में क्रेडिट नहीं होती। जैसे अक्यूमुलेटेड अभी आपने देखी थी, वो एसेट में क्रेडिट नहीं हो रही थी, है एसेट की कमी। ऐसे ही डेटर्स ग्रॉस ही नजर आएंगे आपको अनलेस के पक्का हो जाए कि ये भाग जाने। तो ग्रॉस डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7। तो बैलेंस शीट के अंदर आपके जाया करते थे नेट डेटर्स जो कि 63 है। को मसला समझ आ रही है सबको? अगला साल आया और आपने कहा यार बिजनेस में मज़ा नहीं आया, आपने बिजनेस बंद ही कर दिया। तो जो ब्रॉड डाउन था आपका 1 जनवरी 11 पर, सबसे पहले आपने क्या करना है? दुकान अभी भी खोल के बैठे हैं, कारोबार बंद है, दुकान खुली है, क्यों? पैसे शैसे रिसीव करने, अभी उधार लोगों ने देना है। तो हम 2-4 दोस्तों को बुलाया हुआ है, हुक्का शुक्का रखा हुआ है, गांव में दुकान पे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, बस हिसाब की कॉपी साथ रखी हुई है। जो लोग आ रहे हैं पैसे देने, अपना कर्जा उतारने, उनसे पैसे रिसीव करके उसका हिसाब काटते जा रहे हैं। दोस्त इसलिए बिठाए हुए हैं कि जो देने नहीं आएगा उसके घर भी जाएंगे फिर। अच्छा, तो दुकान बंद, मतलब कारोबार बंद है लेकिन दुकान खुली है। और फिर 70 में से 60 रुपये आ गए, 70 में से 60 रुपये आ गए, बस कहानी ख़त्म। पता कराया जो 10 नहीं रहते वो तो जो है वो बशीर के थे, वो मर गया। कूबे ने देने थे 5 रुपये, वो भी मर गया। अब उसके पीछे भी कोई वाली वारिस कोई नहीं है। तो ये 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये ये जो है अब बैड डेट हो गए, इनको अब राइट ऑफ करने की ज़रूरत है। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ, डेटर में से बैड डेट रिटर्न ऑफ आपने क्रेडिट कर दिए जी, कितना? 10। और अब आपके पास 31 दिसंबर 11 पर कैरी डाउन में कितने डेटर्स पड़े हैं? 0। कहानी खत्म। अच्छा, अब प्रोविजन का क्या मामला होता है? देखें, वैसे तो असल में बैड डेट एक्सपेंस का लेजर बनता है, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं बैड डेट एक्सपेंस प्रोविजन में, लेकिन इंट्रो में ऐसा करते थे। फिर आप FAR 1 के अंदर आप लोग इस अप्रोच पे आ चुके होंगे ऑलरेडी, नहीं भी आए थे तो अब आ जाएं। ठीक है, यही अप्रोच है जिसको लेकर चलना है। वो क्या है? सिंगल अकाउंट अप्रोच, यानी हम प्रोविजन के अंदर ही बैड डेट रिटर्न ऑफ को भी फेंक देते हैं। अब होता क्या है? होता कुछ इस तरह से है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपका 1 जनवरी 11 पर ब्रॉड डाउन बैलेंस शो कर रहा था, कितना? 7। ठीक है, और 31 दिसंबर 11 पर जब आपके डेटर्स ही नहीं बचे तो 0 पर 0%, 10% लगा लें, 10% लगाएं तो क्या आता है? तो बस 0 हो गया। लेकिन असल में कहानी पता है क्या होती है? 11 के शुरू में हमारा अंदाज़ा है कि 10 के 7 रुपये नहीं आएंगे। ये क्या है? अंदाज़ा। ठीक है, इस अंदाजे को फिर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ से। वो कितने हैं? 10। अब
अंदाजा था कि 7 भागेंगे, लेकिन दरअसल भाग गए 10, तो फिर इसका मतलब 3 ज़्यादा भाग गए अंदाजे से। तो पूरे 10 तो नहीं आप बुक करने, 7 तो अंदाजे की बुनियाद पे पहले ही एस्टीमेट पहले ही लगा के बुक कर लिया था। अब ये चेंज इन एस्टीमेट है, तो इसलिए 10 को कुछ नहीं कहना, 11 के अंदर खड़े होकर देखेंगे, सोचा था 7 रुपये नहीं आएंगे, पर ये तो 10 नहीं आए, तो 7 का तो खर्चा पहले ही बुक कर चुके थे, अब 3 रुपये का मजीद खर्चा बुक कर दें। होगा क्या, इस साल के अंदर भी ऐसे ही ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे। अब जब बैड डेट रिटर्न ऑफ आया करेंगे तो उसकी एंट्री हम ये करेंगे। असल में तो कहानी ही होती थी, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट, डेटर क्रेडिट करके फिर बैड रिटर्न ऑफ क्रेडिट करके प्रोविजन डेबिट की जाती थी, लेकिन बस अब वो बड़े हो गए हैं, आप डायरेक्ट आते हैं, हम यहां पर ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बैड एक्सपेंस का लेजर खत्म कर देते थे, वैसे भी कर देते थे आप लोग इंट्रो में, लेकिन अब यहां पे बना ही नहीं रहा, मैं सादा बात कर रहा हूं कि आपने बस इस प्रोविजन के लेजर के अंदर ज़हन में रखना है, रिटर्न ऑफ इस तरफ आएंगे। ठीक है, खैर ओपनिंग 7 थे, क्लोजिंग 0 है, 10 इधर है। अगर बैलेंसिंग फिगर भी निकालें तो बैड डेट एक्सपेंस की फिगर जो कि पीएनएल में जाती है वो कितनी है, बैलेंसिंग कितनी है। अब देखो हुआ क्या, पीएनएल के अंदर कितना एक्सपेंस जा रहा है, 2011 में पीएनएल में कितना एक्सपेंस जा रहा है, देखो समझ आई कि नहीं आई। असल खर्चा तो हुआ 10 रुपए, लेकिन हमने 10 में अंदाजा लगाया था कि 7 रुपए का खर्चा हो सकता है हो जाए, ये अंदाजा लगा के हमने बुक कर लिया था 10 में। अब 11 में जब आए तो 7 की बजाय 10 का खर्चा हो गया, तो मजीद 3 रुपए का खर्चा हो गया। तो बोलो, तो इसका मतलब मजीद खर्चा रिकॉर्ड कर। इसमें सिचुएशन 3 हो सकती है, लेकिन मैं बाकी 2 की तरफ नहीं जा रहा। पहला तो आइडियल सिनेरियो होता कि 63 आ जाते, 7 रिटर्न ऑफ होते, तो हम यहाँ पे लिखते 7 ही था शक, 7 ही भागे तो मजीद कोई खर्चा बुक ना करते। दूसरा ये सिनेरियो है, शक था 7 भागेंगे, 10 भाग गए तो 3 का मजीद खर्चा बुक कर लिया। तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि शक था 7 भागेंगे पर 5 भागे, सुभान अल्लाह, तो फिर रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस पड़ जाता। लेकिन इतनी बातों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको FAR2 के अंदर वो इससे बाहर लेकर नहीं जाता, क्योंकि ये वो लेजर है जो आपने जिसके साथ आपने अब खेलना है, ये वो फुल फ्लैज लेजर है। क्यों इसके साथ खेलना है, हम IAS 12 पढ़ रहे हैं। IAS 12 में टैक्स वाले कहेंगे हम प्रोविजंस को नहीं मानते। अब प्रोविजन किसे कहते हैं, अंदाजे को, जो हमने अंदाजे की बुनियाद पे खर्चा बुक किया हुआ है। मैं इस साल की बात करूं, ये फुल फ्लैज लेजर है ना, पहले साल के अंदर तो असल में एक चीज है, दूसरी है ही नहीं ना। यहाँ पे बैड रिटर्न ऑफ क्या है, 0, इसलिए मैं जरा ये फुल फ्लैज जो सिचुएशन पर्चे में होगी वो सामने ले आया हूं। वो साल भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, मैं इसको ले रहा हूं। ठीक है, टैक्स वाले कहेंगे हम अंदाजों को नहीं मानते, तो हमने 3 रुपए का एक्सपेंस बुक किया होगा, टैक्स वाले कहेंगे चलो रिवर्स करो और रिकॉर्ड करो। सिंपल सी बात है, यही यहां पर भी होगा, इसको रिवर्स करेंगे और रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होगा इस साल में। अब है ये भी टेम्परेरी डिफरेंस, क्योंकि हमने 7 रुपए का एक्सपेंस इधर बुक किया, 3 का इधर बुक किया, उन्होंने सारे का सारा कहां अलाउ कर दिया, जब एक्चुअल राइट ऑफ हुए 10, इसलिए कह रहा था ये टेम्परेरी डिफरेंस है। कुछ समझ आई, सही है। अच्छा, अब इस जैसे 2 और अकाउंट भी हैं, वो भी देख ही लो। बस इसमें कैश पे नहीं होता, बाकी दोनों में कैश पे होते हैं। एक आप देख चुके हुए हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ये पेएबल है। ओके, मिसाल के तौर पे मैंने कहा ओपनिंग में 12 रुपए है, इस दफा हमने एक्सपेंस अंदाजा लगाया 5, एक्चुअल पेमेंट जो हुई है वो हुई है 7, क्लोजिंग कितना बचा, 10। कर चुके ये सवाल, हम परसों किया था ये सवाल। टैक्स वाले प्रोविजन को नहीं मानते, एक्सपेंस को अकाउंटिंग को उल्टा देंगे और कैश पेड अलाउ करेंगे। एक और भी आएगा आने वाले दिनों में, वो है वारंटी, उसका भी अंदाजा होता है। इसको इंशाल्लाह हम बड़े तफसील से सीखेंगे भी IAS 37 में, प्रोविजंस वहाँ पे सीखते हैं ना, तो प्रोविजन फॉर वारंटी का बड़ा अच्छा सवाल बन सकता है, वहाँ पे बना भी करता है। तो ये भी वारंटी पेएबल है। आपने वारंटी कार्ड देकर चीज़ों के साथ बेचा है उनको, अब बेचा इस साल में है तो कार्ड इस साल में इशू कर दिया, सेल तो इस पीरियड में आ गई, लेकिन सही होने आएंगी लेट्स से वो अगले साल में। तो फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, अंदाज़ा लगाओ,
अंदाजे की बुनियाद पे वारंटी एक्सपेंस अभी बुक करो, तो वो बिल्कुल वैसे ही लेजर बनेगा जैसे ही है। इसमें क्या होगा, ओपनिंग लेट से 3 रुपये, ठीक है, इस पीरियड का एक्सपेंस हमने 12 रुपये बुक किया। इस पीरियड के अंदर जो एक्चुअल में सही होने आए, जिनको सही कर दिया हमने, वो 10 रुपये था, तो क्लोजिंग क्या आ गया। ये डेटा सारा गिवन होगा आपको, या इंफॉर्मेशन होगी जिससे ये निकल सकेंगी फिगर्स, कितना। अब यहां पे भी सेम वही केस बनेगा, टैक्स वाले कहेंगे हम प्रोविजंस को नहीं मानते, तो जो एक्सपेंस हमने अंदाजे की बुनियाद पे पीएनएल में रिकॉर्ड किया होगा उसको हम उल्टा देंगे और कैश को रिकॉर्ड करेंगे। ये 3 एक जैसे अकाउंट है, मैंने कहा चलो इकट्ठा ही लिख दें इनको। रिवीजन वैसे मैंने आपको किसकी करवाई है सिर्फ अभी, लेकिन ये साथ ही हो गए। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझ आया। हम सिंगल अकाउंट पे चलते हैं, तो ये हमारा फुल फ्लेज अकाउंट होगा जिसमें ओपनिंग प्रोविजन होगा, क्लोजिंग प्रोविजन होगा, रिटर्न ऑफ होगा और एक्सपेंस बैलेंसिंग। ये इसके अंदर ना, इसके अंदर दोनों चीजें पड़ी होती हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता इस साल ही मेरा 2 रुपए का राइट ऑफ भी हो गया, तो एक्सपेंस की फिगर कितनी आती, 9। नहीं, राइट ऑफ अगर 2 कर दिया होता, अंदाजा है 7 भागेंगे, 2 भाग भी चुके, तो टोटल एक्सपेंस कितना आता है यहाँ पे रिटर्न ऑफ अगर आ रहा होता तो ये कितना बनता, 9। तो इस 9 के अंदर फिर क्या पड़ा होता, एक्चुअल में रिटर्न ऑफ भी और अंदाजा भी। इसीलिए इसके साथ एक्सपेंस लिखा हुआ है कि ये पीएनएल की फिगर है। ओहो, ये तो सही था, ये है नहीं, ठीक है। तो पीएनएल के अंदर क्या जाता है, एस्टीमेट, ठीक है। और टैक्स वाले किसे अलाउ करते हैं, एक्चुअल रिटर्न ऑफ को। तो आपके सवाल इस तरह से हुआ करेंगे, जितने भी आप देखोगे उसमें ओपनिंग बैलेंस देगा, क्लोजिंग देगा, इनमें से कोई एक चीज देगा, दूसरी बैलेंसिंग निकल आएगी। हमें दोनों ही चाहिए होती हैं, दोनों ही चाहिए होती। या मैक्सिमम ये करेगा, कह देगा सेल इतनी है और सेल का इतने परसेंट जो है वो लेट्स से प्रोवी, कोई भी अंदाजा दे देगा। मतलब 4 चीजें नॉर्मल इसमें हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, रिटर्न ऑफ और एक्सपेंस। ये चारों हमें चाहिए। सवाल के अंदर कोई सी 3 होंगी, चौथी बैलेंसिंग निकालेंगे। हमें एक्सपेंस भी चाहिए, रिटर्न ऑफ भी चाहिए। क्यों, एक्सपेंस को उल्टाएंगे, रिटर्न ऑफ को अलाउ करवाएंगे टैक्स वालों से। और हमें ये क्लोजिंग भी चाहिए, क्योंकि डेफर्ड टैक्स की वर्किंग होगी, कैरिंग अमाउंट होगी टैक्स बेस। इन तीनों की टैक्स बेस नहीं होती। क्यों, टैक्स वाले प्रोविजन को, कितना आसान है IAS 12, ऐसे लोगों ने डराया हुआ है। हाँ जी, समझ आती है बात क्या जी बेटा। सेल में से कभी भी एक्चुअल माइनस, डेटर में से एक्चुअल माइनस हो जाते हैं। यानी प्रोविजन निकलेगी इस बैलेंस की। अगर रिटर्न ऑफ यहां पे आ जाता तो वो 3 रुपए यहां पे लेट से आ जाता, तो ये फिर 67 होता, तो 6.7 आता डेटर की क्लोजिंग पे। चले छोड़े इस भाई की बात पे गौर ना करें, बस इस लेजर पे गौर करें। लेजर में क्या है, ओपनिंग, बैड एक्सपेंस, बैड रिटर्न ऑफ, क्लोजिंग। ये हमारा कंप्लीट लेजर है। एक्सपेंस उल्टाएंगे, रिटर्न ऑफ को अलाउ करेंगे टैक्स वाले, और क्लोजिंग में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कैरिंग अमाउंट होगी टैक्स बेस। अगला भी ऐसा ही कर चुके, इससे अगला भी ऐसा ही करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलें आगे। तो बेटा क्या हो जाएगा फिर, लेट से 7 था, यहाँ पे 6 आता, तो इधर की बजाय इधर बैलेंस आ जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, पॉजिटिव। अब 11 में आपने 1 रुपए की इनकम, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, इनकम कह लें आसानी के लिए, इनकम बुक की होती, तो इनकम उल्टाने के लिए फिर लेस करते, और रिटर्न ऑफ अगर को है तो वो अलाउ करते, ठीक है। खिलाते रहो रूल, घुमाते रहो बातों को, बात तो वही रहनी है। अकाउंटिंग में जो हुआ उसको उल्टा दें, ठीक है। अभी तक वैसे FAR 2 में मुझे कोई ऐसा सवाल नजर नहीं आया जिसमें रिवर्सल हुआ हो बैड एक्सपेंस का, वो इंट्रो में करवा लेता है आपसे। तो वही बात नहीं, बता तो दिया, आई कैप का कुछ पता नहीं लगता। तो आप लोगों को तो पता है ना कि रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस का मतलब लाइक इनकम, तो जब उल्टाना है तो एक्सपेंस की बजाय इनकम को उल्टा दोगे, रिटर्न ऑफ होगा तो उसको ले लोगे। क्या बनेगा, ये देखो ना, ये देखो ऐसा लेजर बनेगा, ठीक है। ये लेजर बन गया जी आपका, लेट से अब कोई और लेजर बन रहा है, ठीक है। प्रोविजन का ब्रॉड डाउन था जी 5 रुपये, और बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गए 8 रुपये। अब क्लोजिंग बैलेंस जो है वो लेट से 0 कर लो, चलो। अब ये क्या हो गया, बैड डेट एक्सपेंस, एक्सपेंस ही लिखो, कोई बात नहीं, इधर आएगा नहीं, इधर सॉरी, ये ज़्यादा कम कराना था, 8 5, ठीक है। बैड डेट एक्सपेंस, मैं एक्सपेंस ही लिखूंगा,
एक्सपेंस ही लिखूंगा, P&L बैलेंसिंग। लेकिन होगा क्या असल में ये क्या है, ये प्रोविजन डेबिट और P&L क्रेडिट हो रहा है, यानी रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस है। तो इस साल के अंदर जब P&L बन रहा होगा तो चाहे बैड एक्सपेंस लिखो चाहे इसको इनकम लिख लो, ये होगा +3। अब ये लाइक इनकम है तो इसको उल्टाना है, जब तो ऐड हो चुका है लेस कर दो, और रिटर्न ऑफ तो जो है वही है, वो अलाउ करेंगे टैक्स वाले। तो सवाल के हिसाब से चल लेना यार, बातों को बढ़ाओगे तो खुद ही परेशान होगे। रूल वही है जो बता दिए, इससे बाहर नहीं है। ये सवाल नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ये कर लें, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स बना लें, वो नहीं बने हुए। ये 326 सफ़े के एंड पर ये जो आपने ना, यही सवाल है, इसमें बस ये एक्सट्रैक्ट्स नहीं है। इधर एक सॉरी एक्सट्रैक्ट्स पूरे कर दूँ, क्लोजिंग डेटर्स कोई नहीं है, और ये जनाब कहानी ख़त्म हो गई थी यहाँ पे, ठीक है ना, और सही है। बने हुए SOCI के एक्सट्रैक्ट्स, बने हुए SOCI के, तो फिर ना बनाओ, बैलेंस शीट के नहीं बने हुए, वो तो बनाओ, कुछ तो नहीं ना बनाओ। मुझे क्यों लग रहा है कि पास पेपर 4 आज आप होमवर्क में कर सकते हैं, देखूं ज़रा कौन सा है। जानते दो मैनू, जा रहे हैं पेज नंबर 23 घरों वेख्या सी। ओए होए होए, शाकिर इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर ट्राई। अच्छा ये एंड पे मैं बताऊंगा, ट्राई करना ही मुझसे एंड पे दोबारा पूछना, ठीक है ना। इसके अंदर बोरिंग कॉस्ट है, मैंने वैसे सवाल आज वाला करा के ना, अगर हो जाता है पूरा तो एंड पे थोड़ी सी डिस्कशन करनी है CWIP की IAS 12 के कॉन्टेक्स्ट में ना, ठीक है। तो अगर हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कल से ही। ओके, सुभान अल्लाह, करना है आपने ये होमवर्क में, आज नहीं थे कल से। आ जाओ जी ज़रा, ओहो हो, पास पेपर्स पे ही रहो, पास पेपर ट्यू पे आओ, ट्यू पे। एप्रिकॉट लिमिटेड, पेज 394। पहुंच गए सब, जरा क्विकली पढ़ें इसको। हाँ जी, सबसे पहले क्या पढ़ना पसंद करेंगे? रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर नोट ऑन टैक्सेशन। फौरन आपको पता लग गया इसका नोट है, तो उसके अंदर टैक्सेशन का नोट है ना, नोट ऑन टैक्सेशन। तो टैक्सेशन लिखते हैं आप, फिर क्या आता है जी, टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, उसके बाद फिर रिकॉन्सिलिएशन। करंट टैक्स निकलेगा आपकी करंट टैक्स की वर्किंग से, डेफर्ड टैक्स निकलेगा आपके लेजर से, लेजर के लिए क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा एज ऑन वाली वर्किंग से। यहाँ से बाहर कोई नहीं है, सारे सवाल इधर ही, ठीक है। तो चलो जी शुरू होते हैं फिर काम पे, कम में लगो, कम में। प्रिपेयर आ नोट फॉर इंक्लूजन इन AL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 11, गिविंग अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू करंट एंड डेफर्ड टैक्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, ओए होए होए, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव भी है, फॉर 2010 भी बनाओ, और रेकन्सिलिएशन भी बनाओ, टैक्स एक्सपेंस और अकाउंटिंग, यानी PBT एंड टैक्स। तो जो सब कुछ करते हैं हम, वो सारा कुछ करना है भाई। वो जागते जागते ज़रा आंख खोलें और मिटा दें, हम तब तक सवाल पढ़ लें, ठीक है। नोट बनाएंगे, पहले सफ़े पे आपने आधा सफ़ा काफ़ी होता है, नोट के लिए छोड़ दिया करें, और आधे सफ़े के बाद वर्किंग शुरू कर दिया करें, ठीक है। रेकन्सिलिएशन आ ही जाती है नॉर्मली। देखो ना, ऊपर अंग्रेज़ी नाम लिख लिया, उसके बाद आपको क्या चाहिए, 4 लाइनों में टैक्स एक्सपेंस और फिर 4-5, तो आधा सफ़ा, चलो पूरा छोड़ दो यार, सफ़ा नंबर 2 से शुरू कर देना, ठीक है। अच्छा जी, तो वर्किंग 1 आपने करंट टैक्स ओपन कर लेनी है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू एप्रिकॉट लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 11। द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 60, पिछले साल का 45, लिख दोगे PBT। अच्छा, उसके बाद अकाउंटिंग एंड टैक्स WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड पॉइंट है, अजीब सा है, बाद में ही पढ़ते हैं। और ये भी
ये दोनों पॉइंट्स पीपीई के हैं, ओके। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं जी, IS-16 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड, और जो लेजर हम बनाते हैं बना लेंगे इंशाल्लाह। डिस्पोजल आ गया तो क्या हुआ, भी पढ़ा के तो आ रहा हूँ। नेक्स्ट, AL अर्नड कैपिटल गेन ऑफ 6 मिलियन, पिछले साल कोई नहीं था, ऑन सेल ऑफ शेयर्स, दिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाँ जी, कल देखा था परमानेंट, जो काम एक बार किया वो रोज आना है, और रोज इंशाल्लाह एक आधी नई चीज़ आएगी। जैसे आज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया है, जैसे कि आज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आ गए हैं, तो कांस्टेंट एलिमेंट तो रहेगा ही, जो पिछले काम किए हैं वो तो रहेंगे ही हर रोज़। और ये आपका सवाल बनता जा रहा है एग्जाम का। एग्जाम में सारी चीज़ें ऐसे ही ढेर सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक सवाल के अंदर 7, 8, 10 एडजस्टमेंट्स होंगी, तो ऐसे ही हैं, जिसमें से 5-6 आपको बिल्कुल आराम से आती होंगी, 2-3 में फंसैया होगा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते वो भी होने लग जाएंगी, ठीक है। एग्जाम्प्ट इनकम, परमानेंट डिफरेंस ट्रीटमेंट आता है ना कि नहीं आता? आता। बैड एक्सपेंस और बैड रिटर्न ऑफ, क्या करें, लेजर बनाएंगे। बैड एक्सपेंस अभी देखा था, एक्सपेंस आता है क्रेडिट साइड पे, रिटर्न ऑफ आता है डेबिट साइड पे, दोनों साल का गिवन है, तो मतलब 2 साल का लेजर बनेगा, इकट्ठे ही बना लेंगे, बस ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाएं या देख लेंगे, चाहिए हमें सारी चीज़ें, कोई चीज़ होगी, कोई चीज़ दी हुई होगी तो निकाल लेंगे। बहरहाल बैड डेट की रिवीजन जो अभी की है, ये आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर आप बनाएंगे, ठीक है जी, ओके, बना लेंगे ना। डेफर्ड टैक्स एसेट है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 31 दिसंबर 9 पे हैं, हमें 10 और 11 करना है ना, तो ये 31 दिसंबर 9 का क्लोजिंग है, जो हमारे पहले साल का ओपनिंग बन गया, फिर 9 का क्लोजिंग, 10 का ओपनिंग बना, फिर 10 का एक्सपेंस भी है और रिटर्न ऑफ भी है, 10 का क्लोजिंग निकालेंगे, 10 का क्लोजिंग, 11 का ओपनिंग बनेगा, ओपनिंग निकलने के बाद 11 का एक्सपेंस और रिटर्न ऑफ मौजूद है, 11 का क्लोजिंग निकलेगा, 2 साल का लेजर पूरा होगा, करंट टैक्स में एक्सपेंस और रिटर्न ऑफ, और सही है, मतलब क्या इतना आसान है यार, सुभान अल्लाह। ये नया पॉइंट है, असेस्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज अप टू 31 दिसंबर वर इतने, ठीक है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज IS कैफ 2 में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी ट्रीटमेंट देख लेंगे उसका, ठीक है। ये एक नई चीज़ है, बस प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट नई चीज़ रही नहीं, पढ़ा दी है, लेकिन बहरहाल उसका ट्रीटमेंट तो भी देखना है ना सवाल के अंदर, तो वो देख लेते हैं। सवाल में इतना सारा सवाली है, सवाल भी नहीं है, ठीक है। शुरू करें जी काम। 21 नंबर किस चीज़ के हैं अभी पता लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, उसके बाद मेरे ख्याल में वर्किंग सारी अगेन इधर ही रखते हैं। मेन सफ़ा असल में ना 2-2 साल है, तो 2 साल के लिए आपको नोट की जगह मैंने छोड़नी है, वहाँ पे खुला डुल्ला करके बनाऊंगा, जाहिर है। उसके बाद 2 साल की करंट टैक्स की वर्किंग, और डेफर्ड टैक्स की एज ऑन की वर्किंग भी 2 साल की होगी ना, 2 दफ़ा करनी पड़ेगी, और फिर लेजर में घुसाऊंगा वहीं पे ही, तो वो मेन चीज़ें मुझे वहीं रखने दो, बाकी वर्किंग। किसने बोला वैसे नो सर? क्वेश्चन नंबर बताएं। पास पेपर 2 पेज नंबर 394 जी। एप्रीकॉट लिमिटेड AL लिखा हुआ है ना उन्होंने ब्रैकेट में जी, AL। नोट्स मांगे हैं ना उसने, नोट्स। अब ये पहले सफ़े पे फटाफट कर लिया करो ये काम, कोई बात नहीं, ये पहले कर लिया करो। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। अगर ये सवाल मैंने करा दिया तो आपको आज के टेस्ट में मैं IS-12 भी दे देता, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, टर्म टेस्ट आ रहा है ना, कड़ाके काट देंगे। अच्छा जी, हाँ जी, नोट का कोई नंबर शंबर है? जिसने 10 से ऊपर बोला ना उसको देखना मैं क्या होता। अच्छा चले, देखा, इसको सजा मिलेगी आज इंशाल्लाह, बस मैंने यही तो पूछना था। 9 नंबर, चलो आज टैक्सेशन। अब यहां से आगे जरा बड़ा करके लिखेंगे जी। पहले क्या आता है इसमें? टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स भी आता है, और अब चूंकि बेटा रिक्वायरमेंट है ना ये, तो इसमें कोई एब्रीविएशन यूज करने की इजाजत नहीं है। अगर मैंने कहीं किया भी हुआ तो मुझे माफ कर दें, मेरा पेपर पास है, आपने नहीं करना ऐसे, ठीक है जी। तो टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स भी होता है और डेफर्ड टैक्स।
करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अच्छा जी, 2 साल का है जी। 31 दिसंबर 11 है और 31 दिसंबर 10 भी है। ठीक है, ये जनाब मेरा पहला सफ़ा। इसमें अब जाहिर सी बात है टोटल आएगा, उसके बाद 9.2 में हम क्या बनाएंगे इंशाअल्लाह, रेकंसिलिएशन। पूरा लिखा करें आप, रेकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस। मैंने पहले दिन लिखा था। अब मैं जिम्मेदार, अब इंतजामी जिम्मेदार नहीं है, इंतजामिया रोज बोल रही है कि आपने पूरा लिखना है और मैं इतना ही लिखूंगा। लिखन रेकंसिलिएशन ऑफ, आपके पास जितना चौड़ा सफ़ा है उसके एंड पे आपने 2 साल बनाने, तो इतनी लंबी लाइन किस लिए छोड़नी है आपने? लिखो पूरा, रेकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस। ये असल लफ्ज है, पूरा लिखना है जुमला। इसमें आप स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। जो फिगर आपकी होगी उसको आप डबल अंडरलाइन करके सीट में बांध देंगे और फिर आप इजाज कोड आकर देखेंगे। टैक्स रेट कौन सा लेंगे? जो आपका करंट टैक्स की वर्किंग में जनरल रेट आ रहा होगा, और फिर आपका जो टैक्स आएगा वो मैच नहीं करेगा तो फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जनाब आपका प्लान है। इसके नीचे 3-4 लाइनें बस और खाली हो तो काफ़ी है। तो पहला सफ़ा आप लोग अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, ये रिक्वायरमेंट है। अब अगली बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि रोज़ कह रहा हूँ, करंट टैक्स निकलेगा वर्किंग 1, डेफर्ड टैक्स वर्किंग लेजर से, और लेजर का क्लोजिंग निकालने के लिए एज ऑन वाली वर्किंग। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने मेन बोर्ड के ऊपर ही रखूँगा, वर्किंग उधर ले जाता हूँ। ठीक है, सही है। तो वर्किंग 1 करंट टैक्स निकलेगा हमारा, वो वर्किंग जिसमें हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, एड लेस करते हैं कुछ चीज़ें। तो 31 दिसंबर 11 और 31 दिसंबर 10। ये आपका, मेरे ख्याल में तो आपको कोई 10-15 लाइनें इसके लिए छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद वर्किंग नंबर 2, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 11। ये तो मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन गालिबन 31 दिसंबर 10 का गिवन है ना? 10 का नहीं गिवन, 31 दिसंबर 9 का गिवन है। ओए, मतलब मुझे 31 दिसंबर 10 का भी निकालना पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट, और 31 दिसंबर। कुछ समझ आ रही हैं बातें? वैसे तो ज़रूरत के हिसाब से चलते जाते, खैर मैंने कहा चलो। और फिर आपको वर्किंग 4 में चाहिए होगा अपना DTL स्लैश ए का लेजर। तो ये मेरे पास तो जगह है ही नहीं किसी और वर्किंग की, नो सर वाले। यकीन करो ये आपके फ़ायदे के लिए है। ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है लिखा हुआ, इसको हटा देना तो आपको आधा मज़ा ख़राब हो जाए आपका क्लास। तो अगर आप कहते तो मैं हटा के कर देता हूँ वर्किंग यहाँ पे। तो फिर क्यों खुद से अपनी तरफ से शोखे बनते हो? जब मैं पूछता हूँ तो क्या करो, जैसे दिल करे वैसे कर लिया करे। अच्छा जी, हाँ भाई, प्लानिंग पूरी है, क्या करना है पूरा है, समझ आ गया, टारगेट सामने आ गया, निशाना लेने अब। चलो अब 1 बाय 1 निशाने लेने। पहला निशाना ही आपका जो है ना वो खता चला जाना, क्योंकि आपको प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट 1 मिनट में आपसे हो जानी है। डेफर्ड टैक्स वाली मतलब ओपनिंग लिख लेना है और फिर ब्रॉड फॉरवर्ड समझाना है, मसला कोई नहीं है। कैपिटल गेन भी 1 मिनट में कर लेना है। मसला है ये नया स्यापा पड़ा हुआ है इधर, तो चलो पढ़ो फिर। एडजस्टमेंट 1 मैं कर देता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 60 मिलियन, पिछले साल का था 45, तो 60 और 45 ये वर्किंग्स है ना, वर्किंग्स यहां पे लिख लो एक ही बार, रुपीज इन मिलियंस। डन जी, बस उधर बेशक आप लिखते रहो, कोई मसला नहीं। ले जी, मैंने अपनी एडजस्टमेंट कर ली, एक मेरी एक आपकी। एडजस्टमेंट 2 आप करें और 3 भी साथ ही कर दें। चले पहले 2 तो पढ़ें, को समझ भी आती है कि नहीं?
जी कुछ पल्ले पड़ा? आमिर भाई आप इधर लेके फिर रहे हैं? अच्छा चलें, खैर अब तो है जो है। कितने बच्चे कहते हैं कि 1-2 मिनट दें तो हम कर लेंगे इसको? ऐसा करें आप पार्ट 2 शुरू करें, 1-आध मिनट जो इसमें लगता है उसमें देखते हैं ये कर सकते हैं या नहीं। जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी सुने, बस खैर है, पहली दफ़ा ये चीज़ सामने आई है तो कोई बात नहीं, ये कई बार सामने आएगी। एक बार मैं करवा दूं तो अगली बार आपसे ना हो तो फिर गिला है, तो इसलिए अभी मेरी तरफ तवज्जो करें। मुझे पता है कुछ बच्चे हाथ पाँव मार रहे हैं जो कि अच्छे हैं, ट्रायर्स हैं, ट्रूपर्स हैं, यही तो हैं पास होने वाले बच्चे, लेकिन अब सबकी तवज्जो चाहिए मुझे ज़रा। पहली बार ये है, ठीक है, ज़रा देख लें, ये ना हो कि टाइम ही गुजर जाए। अकाउंटिंग एंड टैक्स WDV, अकाउंटिंग वालों की बीवी और टैक्स वालों की बीवी, इसको कहते हैं कैरिंग अमाउंट और इसको कहते हैं टैक्स बेस। एज ऑन 31 दिसंबर 10 वॉज 95 एंड 90 मिलियन रिस्पेक्टिवली। लो जी पीपीई का ये वर्किंग नंबर अब 1 2 3 4 निकल गई है, चलो 5। अच्छा ऐसे ना किया करें, DTL का लेजर जब जरूरत पड़े तब बनाया करें। मैं तो वैसे ही आपको जरा पक्का पक्का वो लिख कर जरा थोड़ा स्टार्ट ना आदत डाल रहा हूँ, वरना ऐसे नहीं करेंगे। वर्किंग 1 मेरी क्यों ओपन हो गई? एडजस्टमेंट 1 में टैक्स आ रहा था तो मैंने कहा कहाँ लिखूं, वो करंट टैक्स की वर्किंग मैंने ओपन कर दी। वर्किंग 2 मेरी फिर क्या बननी चाहिए थी जो मेरी पहली एडजस्टमेंट आई है पीपीई की, वो तो सर अभी शुरू में आपको आदत डाल रहा हूँ ना कि ये पक्की पक्की चीज़ें हैं, इसलिए वैसे मैं कर देता हूँ। तो ऐसे कंफर्टेबल रहें तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है, करंट टैक्स की वर्किंग ओपन कर ली, 10-15 लाइन उसके लिए छोड़ दी, या फिर बेशक वो सफ़ाई छोड़ दो, और अगले सफ़े वर्किंग नंबर 2 पीपीई का लेजर, वर्किंग 3 पीपीई का लेजर, एक अकाउंटिंग वाला एक टैक्स वाला, ऐसे ही 4 5 चलते चलते डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट एज ऑन की बारी आई वो ओपन कर लो, फिर आगे DTL/A का लेजर वो सब ओपन कर लो, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक तरह ऐसे सुकून हो जाता है थोड़ा सा, है ना। चलें खैर, वर्किंग 5 क्या है जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का लेजर बनाएंगे हम अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से और इंशाल्लाह टैक्स रूल्स के हिसाब से भी। अब हमें 2 साल की वर्किंग करनी है बच्चों। 1 जनवरी 10 ब्रॉड डाउन कितना गिवन है सवाल में? नहीं गिवन, नहीं गिवन बेटा, नहीं गिवन, वो 31 दिसंबर 2010 का गिवन है, ठीक है। अच्छा चलो मैं लेजर पूरा तो कर लूँ ना ज़रा, इसी किस्म की लेजर बनना है। उसके बाद 1 जनवरी 11 पर ब्रॉड डाउन पता नहीं कितना होगा, और फिर 31 दिसंबर 11 पर कैरी डाउन पता नहीं कितना होगा, ठीक है जी। अब एक बात है यार, ये सारा कुछ मैं दोबारा लिखना पड़े, इससे बेहतर नहीं कि मैं इसकी कॉपी करूं। होने का नहीं, प्लीज़ भाई, प्लीज़ भाई, भाई नहीं, भाई नहीं, मैं वो मिटा बैठा हूँ, मान गया जी। वर्किंग 6 पीपीई का लेजर बनाएंगे और टैक्स रूल्स के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह वर्किंग नंबर 7 आप करेंगे जब अगली एडजस्टमेंट पढ़नी है, तो डिस्पोजल का लेजर बनाना पड़ रहा होगा आपको। आपको क्या लगा था मैं बुक वैल्यू ऐसी रिवाइज करा रहा हूँ? वर्किंग 8 ये सारा कुछ ऐसी रिवाइज, आपको पता है जब तक मैं फंसूँ ना मैं कोई नहीं काम करता।
मजबूरी थी, ज़रूरी था, इसे रिवाइज करना पड़ा। बैड डाउटफुल डेट भी, बुक वैल्यू भी, जब पढ़ती है तो करते हैं, पाकिस्तानी कौम, यू नो। शुरू करें जी काम। कहता है 31 दिसंबर 10 की बुक वैल्यू अकाउंटिंग वालों की है 95 और टैक्स वालों की है 90। जो गिवन है वही लिखेंगे ना, बस लिख दिया वहां पे, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं गिवन अभी तक। आगे बढ़ो। नेक्स्ट कहता है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। द ईयर कौन सा होगा? ये जिसकी बात चल रही है 11 इस 10 रुपए, पिछले साल की थी 9। इसका मतलब डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितनी है जी? 10। पिछले साल की कितनी थी? 9। तो हिम्मत करके शुरू करें ना काम, तो शुरू हो जाता है। बस हिम्मत की जरूरत है, लेकिन ये पहली बार आप देख रहे हैं इसलिए हिम्मत करना सीखेंगे इंशाल्लाह आगे के लिए। आगे क्या कहता है? वेयर एज टैक्स एक्सेप्शन फॉर द ईयर इज 8 और पिछले साल की थी 7। तो हमारे साल की डेप्रीसिएशन 8, पिछले साल की थी 7। माशाल्लाह, कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ गई। मैंने जी एडजस्टमेंट नंबर 2 कर ली है, जिसके अंदर तरतीब कुछ यूं रही। सबसे पहले मुझे उन्होंने बताया था क्लोजिंग ये है, मैंने लिख दिया दोनों का क्लोजिंग। फिर उन्होंने बताया जी अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ये है और टैक्स डेप्रीसिएशन ये है। ठीक है, तो अभी तक तो मुझे ये डेटा गिवन था जो मैंने यूज़ करके ये काम कर लिया। कोई मसला इसमें है तो बताएं। अब अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। आगे वो कहता है ड्यूरिंग द, पूरी एडजस्टमेंट पढ़ लिया, कोई मसला तो नहीं है ना? सिर्फ जो उसने बताया था वही लिखा है, कोई मसला है तो बता दें मुझे। चलूं आगे। ड्यूरिंग द ईयर, हमारे साल में, AL सोल्ड अ मशीन फॉर, ये कैश होता है, एंड रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट ऑफ, ये PNL वाली फिगर होती है। द टैक्स WDV ऑफ मशीन ऑन 31 दिसंबर 10 वॉज 2 मिलियन। बैठे आप, चाहिए तो डिस्पोजल की वैल्यू, सिर्फ कौन से वाली गिवन है? वाली गिवन यार, जेडी गिवन होते लिखे, सिर फाड़ के बैग जो है वो तो लिखें। तो 9 में या डिस्पोजल 9 में या 10 में? सॉरी 10 में या 11 में है? तो 10 में नहीं है, 11 में है। और चूंकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है तो मुझे डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए थी, लेकिन अकाउंटिंग वाली उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने बताई है तो सिर्फ टैक्स वाली बता दी। कितनी? इधर ही लिख लो डेप्रिसिएशन जरा। हाँ जी सही है, ये बात समझ आती है? कोई मसला? अब जरा हिम्मत करके ना, अच्छा कैश भी, खैर वन बाय वन। जो बुक वैल्यू अकाउंटिंग रूल्स वाली क्रेडिट हुई वो इधर डेबिट भी हो गई कि नहीं हो गई? PPE से क्या आया है जी? माशाल्लाह माशाल्लाह, PPE से बुक वैल्यू आई है। कितनी? क्वेश्चन मार्क। नहीं है पता, कोई बात नहीं, लेकिन इसका तो पता लग गया। PPE से क्या आया है? बुक वैल्यू। टैक्स वालों की कितनी है ये उसने बता दी, जो सवाल में गिवन था अभी तक में। अभी एक और चीज भी गिवन है, वो क्या है? कैश। कैश कितना आया जी? 3 मिलियन। डिस्पोजल की एंट्री होती थी तो कैश आता था या जाता था? कैश आया तो कैश डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, मतलब कैश डिस्पोजल अकाउंट में किस तरफ नजर आएगा? कितना? अच्छा, इस पे कोई लड़ाई नहीं होती, जैसे एडिशन के कैश पे कोई लड़ाई नहीं, डिस्पोजल के कैश पे कोई लड़ाई नहीं, अनलेस कि वो खुद कोई लड़ाई बताए। ओके, सिंपल। लो जी, अभी तक भी मैंने कुछ खुद से नहीं किया, जस्ट मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने एडजस्टमेंट्स दोनों, मैं वन बाय वन करता हूं। पहली एडजस्टमेंट में ये क्लोजिंग बताए थे और ये डेप्रीसिएशंस बताई थी। दूसरी एडजस्टमेंट में ये बुक वैल्यू बताई है और ये कैश बताया है। मैंने इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं लिखी है, इसको देख लें ज़रा, कोई मसला है तो बोलें जी, बोले को मसला है तो नोट कर लिए यहाँ तक, पर आगे बढ़ना है। अब तसल्ली से देख लें, कोई चीज़ मिसिंग, कोई चीज़ ये ना हो कि आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से आई है, पता हो कौन सी चीज़ कहाँ से आई और यहाँ क्यों लिखी।
शुरू करें। अच्छा यार, एक और चीज़ भी सच्ची लिखी, हाँ, वो कह रहा था एएल ने सेल की है मशीन 3 मिलियन की और रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट रिकॉर्ड कौन करता है भाई? ये अकाउंटेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, रिकग्नाइज्ड प्रॉफिट ऑफ 0.5 मिलियन, ठीक है। तो ये गेन है। अब ये भी एक मसला है, कैश फ्लो का टॉपिक शुगर है पड़ा हुआ था FAR 1 में। गेन अगर डिस्पोजल के अकाउंट में लिखना है तो किस तरफ आना है? तो वो हम यूं पढ़ते थे, डिस्पोजल का अकाउंट अगर डेबिट है और PNL क्रेडिट है तो ये गेन है, और अगर डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट है और PNL उसके अगेंस्ट डेबिट हो रहा होगा तो ये क्या होगा? लॉस। अब सवाल में वो क्या कह रहा है कि हाँ उन्होंने गेन रिकॉर्ड किया हुआ या लॉस? डिस्पोजल, सॉरी मैं उलट लिख गया, मैंने जो बोला वही लिख दिया जी, गेन या लॉस। अब उन्होंने क्या बोला है जी, क्या रिकॉर्ड किए बैठे हैं ये? गेन। अगर उन्होंने गेन रिकॉर्ड किया हुआ है तो इस लेजर में डेबिट साइड पे नजर आएगा, क्रेडिट साइड पे? तो सब कुछ मिटा दिया हमने, और ये PNL में PNL वाली फिगर जो कि गेन है, ये भी सवाल में गिवन है, कितनी जी? 0.5। अकाउंटिंग गेन भी है। चलें जी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे सवाल ने बताई थी, मैंने जस्ट इनको लिख लिया। तसल्ली से देखें, ये 4 लेजर्स ओपन हुए हैं, 2 एडजस्टमेंट्स हैं 2 और 3, उनमें से चीज़ें निकाल के यहाँ लिखी हैं। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो अभी भी पूछ लें, एडजस्टमेंट दोबारा पढ़ें और ये फिगर्स 1 बाय 1 देखें। बल्कि आई वुड सजेस्ट, आप लोगों ने तो पता नहीं क्या किया होगा, तो इसीलिए जब आपको मैंने ये करवा दिया तो अब आप उन एडजस्टमेंट्स को पढ़ के लेजर्स में खुद चीज़ें पोस्ट कर लें जल्दी से। जिन्होंने नहीं की हैं वो पोस्ट कर लें, जिन्होंने पोस्ट कर ली वो एक नज़र देख लें, जल्दी करें प्लीज़। ये बहुत दफ़ा होना है, बल्कि इससे आगे वर्जन भी आने हैं, तो तरतीब ज़रा सामने आ जाए। किधर जाना है, क्यों जाना है? अब जाने का टाइम नहीं है, गुजर गया। अब आधे घंटे बाद एक ही बार जाना। अच्छा, अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं जी, कोई हाथ पांव मारते हैं। इधर देखें जी, ये क्लोजिंग बैलेंस जो है अगले पीरियड का ओपनिंग बन सकता है, तो सबसे पहला तो ये काम मैंने किया। अब अभी भी मुझे मसला क्या है, अभी भी मेरे पास 2 मिसिंग फिगर्स हैं, क्लोजिंग भी नहीं पता और डिस्पोजल की अकाउंटिंग वाली बुक वैल्यू भी नहीं पता, तो ये लेजर तो यहाँ रुक गया। ठीक है, आगे चले। ओ, ये लेजर बैलेंस होता नजर आ रहा है कि नहीं? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना? बैलेंसिंग फिगर निकालो, इस तरफ आ रही है। वो तो बड़ी सिंपल बात थी, अगर एक एसेट 3 रुपए का बिका है और 0.5 का उस पर गेन आया है तो मतलब वो 2.5 रुपए की चीज थी जो 3 की बिकी। अब ये मैंने क्या निकाला है बच्चों यहाँ पे? बैलेंसिंग। लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर अब यूज हो जाएगी जाकर इधर जी, बताओ क्या आता है? 2.5। ये कहाँ से लिया हमने? वर्किंग 7 से। अब जैसे ये वर्किंग 7 वाली फिगर निकली, अब मैं 31 दिसंबर 11 पे अपना कैरी डाउन बैलेंसिंग निकाल सकता हूँ। मेरा ये लेजर पूरा हो गया 82.5। तो साथ ही ये लेजर भी पूरा हो गया, तो लेजर वर्किंग 5 और वर्किंग 7 बैलेंस हो गई। को समझ आती है बात की? अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये हो गया, अकाउंटिंग वालों की जो डेप्शन उल्टानी है वो तो सवाल में ही गिवन थी। क्लोजिंग बैलेंस एक गिवन था, कैरिंग अमाउंट दूसरी भी अब मैंने निकाल दी। और तो और अकाउंटिंग वालों ने जो लॉस बुक किया है या गेन बुक किया है वो भी मेरे पास है, सवाल में गिवन था। तो ये सारी उल्टाने वाली चीज़ें आ गई और कैरिंग अमाउंट भी आ चुकी है। आप टैक्स बेस को भुगता दें, इस लेजर को भी पूरा करें जी। ये 90, उसी तरह से क्लोजिंग को पहले क्या कर लें? अरे यार ये तो बहुत आसान नहीं ना साबित हुआ है ना, इसमें तो बुक वैल्यू भी गिवन है। क्या ख्याल है कि नहीं? और कोई समझ नहीं आ रही बात की? बताओ क्लोजिंग कितना आया? लो, ये तो अवेलेबल, ये तो बहुत आसान निकला। इसमें फिर क्या निकल रहा है? बैलेंसिंग। इसमें 1 रुपये का PNL वाली साइड पर फिगर आ रही, ये भी क्या है? गेन है। लेकिन ये आपने यहाँ पर क्या निकाला है? बैलेंसिंग। तो ये तो सारा सवाल ही ख़त्म हो गया, सवाल में था ही सिर्फ ये।
हाँ माना प्रोविजन है, पर वो मैं पहले ही सिखा चुका हूँ। वो उसका लेजर ओपन करना है तो बस 5 मिनट में काम हो जाना है। अब क्या करें जी, सबसे पहले करंट टैक्स। करंट टैक्स में अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन को उल्टा दें, टैक्स डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करें और मुफ्त के नंबर कमाएं। सवाल में गिवन था जी, ऐड अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन कितनी है जी, 9 और 10, और लेस करें टैक्स डेप्रीसिएशन। ये देखें 9 और 10, टैक्स डेप्रीसिएशन लेस करें 7 और 8, मुफ्त के नंबर है 7 और 8। ओके, सात और 8, ठीक है। एक और चीज भी है, वो भी करंट टैक्स। करंट टैक्स में क्या है, इनकम्स और एक्सपेंसेस। तो अगर गेन या लॉस आ गया है और दोनों में फर्क है, अकाउंटिंग वालों का लॉस और टैक्स वालों का लॉस फर्क है, तो अकाउंटिंग का लॉस उल्टा के टैक्स का लॉस ले लो। गेन है अकाउंटिंग वालों का गेन और टैक्स वालों का गेन है और फर्क है, तो ये भी हो सकता है एक का गेन और दूसरे का लॉस हो, बस ठीक है। अकाउंटिंग आपने रिवर्स करनी है, टैक्स को रिकॉर्ड करना है। अब हमारे सवाल में देखा हमने, तो अकाउंटिंग वालों का भी गेन है, टैक्स वालों का भी गेन है, तो अकाउंटिंग गेन को उल्टा दे, टैक्स गेन को रिकॉर्ड करें। अब प्रॉफिट की फिगर तक आते आते इन्होंने 0.5 का गेन इनकम रिकॉर्ड की है, तो उसको क्या करेंगे, रिवर्स। तो आते आते ऐड हो चुका है, लेस कर दें, लेस अकाउंटिंग वालों का गेन ऑन डिस्पोजल। 10 में है नहीं, 11 में सिर्फ कितना, 0.5 लेस हो गया, और बोलो, और टैक्स वालों का गेन, उस पे टैक्स लेंगे, टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल 1 ऐड हो गया, ठीक है, और सही है। इधर देखो, कल की तरह से आज IAS 16 नजर आ रहा है। IAS 16 में मैक्सिमम यही हो सकता था। अब आने वाले दिनों में इंपेयरमेंट आ जाएगी, वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। इंपेयरमेंट भी, वो भी अंदाजे ही होते हैं, टैक्स वाले नहीं मानते। खैर चलें, छोड़ें, आपको इससे क्या। सामने आपके IAS 16 करंट टैक्स के अंदर अकाउंटिंग उल्टा दी हमने और टैक्स को रिकॉर्ड कर लिया। अब अगली बारी किसकी है, अगली एडजस्टमेंट पे चले जाएं। होश करें, होश होश के नेल्स लें, इसको पूरा करें। अभी डेफर टैक्स का मामला पूरा करें। डेफर टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग के अंदर कैरिंग अमाउंट भी आती है, और अब 31 दिसंबर 10 पे भी ये वर्किंग बनानी है और 11 पे भी। तो 31 दिसंबर 10 पे 95 की कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस है 90। अच्छा, एक और चीज़ है, बस प्रोविजन है, और क्या है। तो मेरे ख्याल में ना थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। खैर चलें जी, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स। टैक्स रेट क्या है, फिलहाल तो सिंगल रेट ही चल रहा है जी, 35। तो क्या आ गया जी हमारे पास, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कैरिंग अमाउंट क्या है 31 दिसंबर 10 की 95, और टैक्स बेस 31 दिसंबर 10 की 90। हाँ जी, डिफरेंस कितना है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से, मतलब अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में ज्यादा डेफिसिट करेंगे टैक्स वालों से, तो ऐड होने वाली फिगर फ्यूचर में ज्यादा होगी, तो टैक्स से बल प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा। तो ये कौन सा डिफरेंस है, टैक्स से बल टेम्परेरी डिफरेंस। अगला साल 31 दिसंबर 2011 के लिए, थोड़ा सा यार ऊपर ले गए, लेजर ना नीचे बहुत तंग हो रहा है जी, उत्ते वाला काम ना तंग हो जाए जी बच्चों। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स।
रेट कोई चेंज नहीं हुआ बेटा, रेट चेंज अभी कहाँ, शायद 1-2 दिन में आए, देखें। अच्छा जी, अब पीपीई उसी तरह से आ रहा है अगले साल में भी जी। कैरिंग अमाउंट 82.5, टैक्स बेस 80 है, 82.5 और 80 डिफरेंस आ गया 2.5 का। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में टैक्स से ज़्यादा डेप्रिशिएट करेंगे, तो ऐड होने वाली फिगर ज़्यादा होगी फ्यूचर ईयर्स में, टैक्सेबल प्रॉफिट को बढ़ाएगी। ये अब रोज़ बात करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पक्की हो रही है, ठीक है ना। तो ये कौन सा डिफरेंस है जी, हालांकि इसका छोटा सा शॉर्टकट है, कैरिंग अमाउंट अगर एसेट की ज़्यादा हो टैक्स बेस से तो टैक्सेबल, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट 1 इज ओवर, एडजस्टमेंट 2 इज ओवर, एडजस्टमेंट 3 इज ओवर। जल्दी करो, ओवर करो इसको भी। रेकंसिलिएशन को नहीं सोचना, वो तो सिर्फ निशान लगा लेना करंट टैक्स। रेकंसिलिएशन तो एंड पे जाकर देखते हैं, करंट टैक्स की वर्किंग में जो सिखाया था बस वो करो, जल्दी करो। एग्जाम्प्ट इनकम आ गई है, जल्दी करो। एल अर्न्ड कैपिटल गेन ऑफ 6 मिलियन, पिछले साल कोई नहीं था, तो 6 मिलियन का कैपिटल गेन है जो कि एग्जेम्प्ट है। हमने इनकम बनाया है, टैक्स वाले कह रहे हैं ना जी ना, इस पे हमने टैक्स लेना ही नहीं है, तो क्या कर दें, कैपिटल गेन लेस क्यों किया है जी, ये एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब ये तो सवाल की हद तक हो गया काम, रेकंसिलिएशन है फिर अलग से ढूंढना पड़ेगा। भाई उधर ही रहे, मैंने कहा है मेरे पीछे, मैं मार्कर उठाने गया हूँ। इसके साथ स्टार लगा दें या छोटा सा पीडी लिख लिया करें, ताकि ये आपको याद रहे रेकंसिलिएशन बनाते हुए कि इस अमाउंट से रेकंसिलिएशन ने, यानी इसको रेकंसिलिएशन में लेके जाएंगे तो वो टैली होगी। वो अलग गल है कि फिर भी कभी कभी टैली नहीं होगी ताड़ी, कोई नहीं खैर है, लेकिन ये वाले नंबर तो पक्के मिलेंगे ना। और बहुत सारे रेकंसाइलिंग आइटम्स होते हैं ना, ठीक है जी। कितना है, क्या कर दें, लेस। ये तो अकाउंटिंग को हमने रिवर्स कर दिया, ऐसे ही है। तो टैक्स को रिकॉर्ड करें, कितना टैक्स लेंगे, वो किस अमाउंट पर टैक्स लेंगे, वो कह रहे हैं हमने नहीं टैक्स लेना, ठीक है। कोई मसला, रेकंसिलिएशन में देखेंगे फिर जो मसला है। अच्छा चलो अब शाबाश, हिम्मत मारो, ये जनाब करो आप। 7 को पहले मैं करा देता हूं। 7, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन 31 दिसंबर 9 वाज इतने एंड इतने। डेफर्ड टैक्स एसेट है, डेफर्ड टैक्स क्या है, एसेट है। तो 31 दिसंबर 9 का एसेट, तो 1 जनवरी 10 का भी वही ओपनिंग बनेगा। तो मैंने जनाब ये लेजर जो ओपन किया, ये डेफर्ड टैक्स, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, लायबिलिटी स्लैश एसेट, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा, ओके सही है। हाँ, उसमें अलग बात है कि अभी मेरे सवाल में क्या चीज़ है, ओपनिंग में एसेट है, तो लिख दो यकम, एसेट इस तरफ आता है 1 जनवरी 2010, ब्रॉट डाउन 7.44 है, तो यही है। पहले लेजर बनाने लग गए, पहले देख लो मैंने जो एडजस्टमेंट करवा रहा हूं, इधर देखो, डेफर्ड टैक्स एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 9 इज 7.44 एंड प्रोविजन एज ऑन 31 दिसंबर 9 इज 9 मिलियन। तो पहले मैंने डेफर्ड टैक्स एसेट को लिखा एज ऑन 31 दिसंबर 9, मतलब 1 जनवरी 10, कितना आ गया, बस ये ओपनिंग लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद वर्किंग नंबर 9 बन जाएगी हमारी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर, और इसमें भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जी। 31 दिसंबर 9 का मतलब 1 जनवरी 10 भी होता है। ब्रॉड डाउन सवाल में कितना दिया हुआ है, 9 मिलियन। चलो अब जल्दी करो। हाँ हाँ, क्रेडिट साइड पे आएगी, दिमाग घूम गया मेरा। क्रेडिट भी तो लिखा हुआ है, नजर नहीं आता, लगता है दिमाग घूम गया तुम लोगों का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अपनी तरफ से सब कुछ ही कर दो, लेजर बनाओ, करंट टैक्स में जो समझ आए ट्रीटमेंट करो।
डेफर्ड टैक्स में जो समझ आए लिख लो। क्या होगा, मैक्सिमम वो लाइन लगा के गलत काट देंगे, सही वाला फिर लिख लेंगे। क्वेश्चन आए सामने, ये लें, किताब नहीं है? बस ये ध्यान में रखना है, रिटर्न ऑफ प्रोविजन में किस तरफ हम लिखते हैं, रिटर्न ऑफ डेबिट साइड पे, क्योंकि ये डेटर को क्रेडिट करके प्रोविजन में डेबिट कर रहे होते हैं हम। तो बहरहाल प्रोविजन के लेजर में रिटर्न ऑफ आएगा डेबिट साइड पे और पीएनएल वाली एक्सपेंस की फिगर क्रेडिट साइड। जल्दी 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 जल्दी। वो बन जाओ जो कार्टून मतलब करके निकल जाता था, पीप पीप, जल्दी करो, पीप पीप करके सवाल कराओ, करता था ना पीप पीप। वो बेचारा प्लानिंग में लगा रहता था, कभी कुछ कर कभी कुछ कर, जो पकड़ने वाला होता था, क्या नाम था उसका पता नहीं। आपको देख के मुझे कार्टून ही याद आते हैं। नहीं मतलब आप इतने स्वीट हैं मुझे लगते हैं इसलिए। नहीं जी बच्चों, आई थिंक यू हैव डन पॉइंट नंबर 5। बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 5 मिलियन। बाई इस लेजर में बैड डेट एक्सपेंस पीएनएल वाला ये फिगर इस तरफ आया करेगा, ठीक है। बैड डेट एक्सपेंस जो रिकॉर्डेड है, ठीक है, और बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट साइड पे, ठीक है जी। अब ये सिचुएशन थी हमारे सामने कि सिर्फ ओपनिंग बताया था उसने और फिर फॉर द ईयर फिगर्स उसने बताई हुई हैं, ठीक है जी। तो चलो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह तो करें जो पता है। ये मैंने आपके लिए लेजर बना दिया, तो सिर्फ पोस्टिंग ही रह गई है, उठा के चीज़ें करनी है बस। ले जी, अब 9 तो ओपनिंग हमने यहाँ से उठा लिया था, 31 दिसंबर 9 का क्लोजिंग, 1 जनवरी 10 का ओपनिंग, ठीक है। उसके बाद बैड एक्सपेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द ईयर, हमारा साल 5 है, पिछले साल 7 था, तो ये जो एक्सपेंस की फिगर है ये 7 आ गई और ये 5 आ गई। अगला पॉइंट, बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 3, पिछले साल का था 4, तो हमारे साल में बैड डेट रिटर्न ऑफ कितना है जी 3, पिछले साल कितना था 4। लो जी बैलेंसिंग निकालो, 12, ये 12 क्लोजिंग जो है ये ओपनिंग बन जाएगा, कितनी ज़िंदगी आसान है, और फिर 14, ठीक है जी। अब बस आपने अपनी, अब सवाल में नहीं बताया हुआ लेकिन मैंने कहा था पक्के रूल्स हैं ये, प्रोविजंस हो गई, ये लीज हो गई, पक्के रूल्स हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, प्रोविजंस को टैक्स वाले नहीं मानते, तो वो क्या कहेंगे, एक्सपेंस को उल्टा दो, अकाउंटिंग उल्टा दो, रिटर्न ऑफ अलाउ करेंगे। तो बैड डेट एक्सपेंस हमने पीएनएल में रिकॉर्ड किए, एक्सपेंस ऐड आते आते लेस कर दिया ना, तो इसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे ऐड, और माइनस कैसे करेंगे रिटर्न ऑफ। तो ऐड बैड डेट एक्सपेंस लेस बैड डेट रिटर्न ऑफ, पहले दिन करवाया था ये काम, तो ऐड कर लें बैड डेट एक्सपेंस, और टैक्स वाले अलाउ करेंगे हमें एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ को क्या कर दें आप, कितना है जी बैड डेट एक्सपेंस 7 और 5, 2010 में 7, 2011 में 5, ऐड बैक हो गए। रिटर्न ऑफ 4 और 3, 2010 में 4 अलाउ कर रहे हैं और 2011 में 3।
कौन से बेटा? नहीं ना माइनस किए हुए, वही तो थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको। रिटर्न ऑफ तो हम माइनस करते ही नहीं है बेटा, रिटर्न ऑफ तो हम माइनस करते ही नहीं, हम तो पीएनएल में क्या लेकर जाते हैं? बैड एक्सपेंस की फिगर। इसीलिए मैंने रिवीजन करवाई थी, मुझे पता था यहाँ पे आके आपने कहना ऐसे करके, लेकिन जाके ज़रा जाके ज़रा देखें, ठीक है? चलें ज़रा उधर ही, वो तो दूर हो गया, ज़रा आप देखें जाके, तो जो मैंने अभी आपको ओपन करवाया था। बैड डेट रिटर्न ऑफ हम कभी भी हम नहीं रिकॉर्ड करते, हम बैड एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, जो मजमुआ होता है प्रोविजन के चेंज का और एक्चुअल रिटर्न ऑफ का। तो बस वो फ़र्क ऑटोमेटिकली निकल के चल रहा है, आपने तो बस वो प्रोविजन और बैड एक्सपेंस किस तरफ आता है और रिटर्न ऑफ किस तरफ आता है ये रिवाइज कर लिया। अब ज़िंदगी भर बस यही चलाना है, IAS 12 के अंदर एक्सपेंस को उल्टाएंगे, रिटर्न ऑफ को लेंगे। बाकी तो फिर अब मज़ीद कहेंगे तो कोई दिन एक आधा और लगा लेंगे उसके ऊपर, जिसमें 2-3 साल पे मैं आपको बैड डेट दिखा सकता हूँ। रिटर्न ऑफ हम कभी भी नहीं लिया करते यार, हमने एक्सपेंस की फिगर लेनी है जिसमें प्रोविजन का चेंज एस्टीमेट और रिटर्न ऑफ एक्चुअल दोनों इकट्ठे होकर आ रहे होते हैं। बैड रिटर्न ऑफ अलग जाए, एक अप्रोच ये भी होती है, बैड रिटर्न ऑफ अलग जाए और प्रोविजन का चेंज अलग जाए, लेकिन हम अलग अलग तो लेके नहीं जा रहे, हम तो सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चल रहे हैं। तो यहाँ से जो एक्सपेंस निकलेगा उसमें दोनों चीज़ें पड़ी होती हैं, रिटर्न ऑफ भी, और तो बस आपने रिटर्न ऑफ को अलाउ कराना होता है और एक्सपेंस को उल्टाना होता है, ठीक है? अच्छा जी, अगली चीज़ क्या? करंट टैक्स की ट्रीटमेंट हो गई, करंट टैक्स की ट्रीटमेंट हो गई। अगली चीज़ क्या है? डेफर टैक्स। डेफर टैक्स निकालते हैं हम बैलेंस शीट अप्रोच से। बैलेंस शीट में जाते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस, तो क्लोजिंग बैलेंस नज़र आ रहा है जी आपका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कैरिंग अमाउंट है, यही तो है जो डेटर्स के ऊपर लगा के अंदाजे की बुनियाद पे हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं हम अकाउंटेंट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जी 31 दिसंबर 10 पर कैरिंग अमाउंट कितनी है? 12, और 31 दिसंबर 11 पर 14, तो कितना जी? 12, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब टैक्स वाले प्रोविजंस को, सुभान अल्लाह, तो टैक्स बेस क्या हो गई? डिफरेंस कितना आ गया? 12 का और 14 का। अब अगली बात, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोविजन का बताया था, बिल्कुल वैसे ही इधर देखो, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का बताया था ना, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी ऐसे ही है। मैंने अभी जो सवाल किया था उसके अंदर मैं मिसाल लेता हूँ, हमने अंदाज़ा लगाया था 7 रुपये का राइट ऑफ होगा और वो 7 रुपये ही राइट ऑफ हो गया। तो ये असल में क्या है? ये क्लोजिंग प्रोविजन है ना इस वक्त 7 रुपये। ये क्लोजिंग प्रोविजन अगले साल में, ये अंदाज़ा है अगले साल में ये कभी ना कभी, अगले सालों में कभी ना कभी ये अंदाजे वाला एक्चुअल बैड डेट होगा। जब भी होगा टैक्स वाले इसको अलाउ करेंगे एज आ डिडक्शन। तो इसलिए आज ये क्या है? डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। रूल इस पे भी लायबिलिटी का लग सकेगा, क्योंकि ये दिस इज लाइक लायबिलिटी, लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी जैसा है, कॉन्ट्रा एसेट जिसे कहते हैं, ठीक है? खैर लिखें इसके साथ, लिखें जी, ये फ्यूचर में कभी ना कभी भागेंगे, एक्चुअल रिटर्न ऑफ होंगे। लिखें, स्टार लगा के लिखें, फ्यूचर में ये कभी ना कभी एक्चुअल बैड डेट्स बनेंगे, तो टैक्स वाले इन्हें एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। अच्छा, अब आप कहोगे ना भागें, तो भाई वो एडजस्टमेंट तो चल ही रही होती है ना, क्लोजिंग एडजस्ट होगा, एक्सपेंस खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, वो चीज़ें चल रही होती हैं। इसलिए आपने वो नहीं सोचना, बस जो लिखवा रहा हूँ करें सुकून से। यूँ समझेंगे ये फ्यूचर में सारे एक्चुअल भी हो जाने हैं, तो जब होने हैं तो लाओ होने हैं ना, नहीं होंगे तो बेटा क्या होगा? क्लोजिंग प्रोविजन एडजस्ट होती है, ओपनिंग क्लोजिंग से एक्सपेंस खुद ब खुद सही हो जाता है ना, आप वो इसलिए वो ना सोचें बस, ठीक है? फिलहाल ये अज्यूम करेंगे ये सारे भाग जाएंगे, तो जब भी कभी भागेंगे टैक्स वाले अलाउ करेंगे ना। तो हम क्या लिख रहे थे? फ्यूचर में ये कभी ना कभी एक्चुअल बैड डेट बनेंगे, तो टैक्स वाले इन्हें एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो टैक्स वाले इन्हें फ्यूचर में एज अ डिडक्शन अलाउ करेंगे। इसलिए ये एक ऐसा डिफरेंस है
जो फ्यूचर में डिडक्शन का बायस बनेगा, तो इसलिए डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ऐसा डिफरेंस है जो फ्यूचर में डिडक्शन का बायस बनेगा, इसलिए आज खड़े होकर ये क्या है, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। यहां भी ऐसे ही है भाई फिर, ठीक है। जी कोई मसला? बस अब एक चीज रह गई है जी, वो कहता है 31 दिसंबर 2009 पर कंपनी के असेस्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं। तफसीलें इंशाल्लाह फिर कभी पढ़ेंगे, वैसे IS2 मोस्टली बच्चों ने पढ़ा ही होता है। टैक्स वाले ही कहते हैं बिजनेस को इनकरेज करने के लिए कि अगर कभी आपको किसी साल के अंदर टैक्स लॉस आ जाए, हम उसको मान भी लें असेस्ड टैक्स लॉस, ठीक है, तो अगले 5-6 साल में अभी भी 6 साल में अभी भी अगले 6 साल के अंदर आप उसको अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। इसको कहते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की एडजस्टमेंट, ठीक है। ये आगे हम बड़ी तफसील से करेंगे, 2-3 साल भी आएंगे इसके अंदर, पूरा एडजस्ट नहीं भी हुआ करेगा भाई। 1 मिनट, ये सारी बातें जो है ना 1 बाय 1 होती जाएंगी। फिलहाल आज पहला दिन आया, एडजस्टमेंट सीख तो लें। अब 31 दिसंबर 9 में 19.95 का असेस्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, यार फिलहाल सब्र कर जाओ ना यार, असेस्ड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जिसको आपने कोशिश करनी है कि वो, ये 9 में लॉस था, 9 में एडजस्ट नहीं हुआ तो ब्रॉड फॉरवर्ड है ना, बोलो। अब आपने कोशिश ये करनी है कि ये 10 के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाए, टैक्सेबल प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। ना हुआ तो फिर आगे चला जाएगा, लेकिन आज पहला दिन है, आज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए पहला काम क्या किया करेंगे, सबसे पहले तो बाकी सवाल हो गया है ना, आप फिगर निकाल लें, इसका टोटल करें और कितना आता है बताएं। ये 2010 के अंदर जो टैक्सेबल प्रॉफिट आपका निकला है सारी एडजस्टमेंट्स करके, कितना निकला है? 50 एग्जैक्ट। अब ये कितना है, ये भी निकाल ही दें फिर एक ही बार, चले 58.5। अच्छा अब इधर देखें, ये टैक्सेबल प्रॉफिट ही होता, इसमें हम टैक्स रेट लगा देते, लेकिन 19 में एक ब्रॉड फॉरवर्ड, 19 के एंड पर टैक्स लॉस आया था जिसको ब्रॉड फॉरवर्ड करके हमने इस साल में एडजस्ट करना है। टैक्स वाले अलाउ करते हैं एज अ डिडक्शन, यानी अगर आपका 10 में 50 रुपए का प्रॉफिट आया है तो 19 रुपए का जो पिछले साल का लॉस था वो इसमें से माइनस कर लो, जो बचे वो आपकी टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज होगी फिगर, ठीक है। तो इसको हम कहते होते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस। क्या कहते हैं जी? ब्रॉड फॉरवर्ड। तो इस 50 की फिगर में से आपने लेस करना है, ये नई चीज आ गई, ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस। जी बेटा, जो भी आ रहा है मुझे वो बता दें, कहीं पे 0.5 है नहीं वैसे मेरे ख्याल से। जी कितना है जी? 19.25। बोलो, ये सारा ही एडजस्ट हो गया, इसलिए आगे के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब बताओ जी टैक्सेबल प्रॉफिट कितना निकला? टैक्सेबल प्रॉफिट जिस पे आप टैक्स देना है आपने 30.75, और ये तो पूरा ही लेंगे क्योंकि टैक्स लॉस जो है वो सारे का सारा 2010 में ही। और अगर ना हुआ 10 में पूरा ना हुआ तो क्या होगा, ये आने वाले दिनों में देखेंगे जब कई और सवाल आएंगे। फिलहाल तो हो गया ना, फिलहाल इसकी बात करें तो ट्रीटमेंट समझ आया जी? वेरी सिंपल। 10 में टैक्स लायबिलिटी 50 पर निकालने लगे थे कि टैक्स वाले ने कहा 9 में आपको जो लॉस आया था टैक्स लॉस, टैक्सेबल प्रॉफिट की बजाय टैक्स लॉस, वो एडजस्ट कर लो। वो एडजस्ट किया हमने तो हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया। अब हमने 50 पे नहीं देना, कितने परसेंट है? 35%, बल्कि हमने 30,000 या 7.5 पे 35% देना है, ठीक है। तो टैक्स एट द रेट ऑफ 30। जी फरमाएं। इसका 20, इधर 20.48 और इधर, हाँ 10.76। 10.76 और इधर 20.48 और इधर 20.76। 20.76 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 और इधर
एंट्री कर लें। करंट टैक्स निकल आया, मुबारकां, करो एंट्री। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट 10 पॉइंट और करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। एक्सपेंस बढ़ा अगले साल भी। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पे टैक्स एक्सपेंस डेबिट एक्सपेंस बढ़ा, कोई मसला? अब रह क्या गया? डेफर्ड टैक्स, वो तो निकला ही हुआ है एक तरह से। कैसे? क्लोजिंग बस निकालने बाकी है, निकालें, लेजर में डालें, ओपनिंग पड़ा है, बैलेंसिंग एक्सपेंस और चलो घरोघरी। ठीक है, चलो बताओ इसका टोटल कितना बनता है? नेट करो, लड़ाई कराओ। 7 का डीटीडी बढ़ गए, लगाओ इस पर 33%, 2.45। अब डीटीडी के पुत्र का नाम क्या था? एसिड। डिडक्टेबल डिफरेंस है फ्यूचर में, तो एसिड फील करेंगे ना, डेफर टैक्स एसिड। अगर भी कर ही दो। 11.5 का डिडक्टिव 4 पर नहीं, कहां से आ गया तुम्हारा? अच्छा टैक्स जी, 4.025 डेफर टैक्स एसिड। अब बस क्या करना है, इसको लिखो, दोनों साल एसिड है, कह रहे कोई बात नहीं, मैंने स्लैश डाल के काम चला लिया। एसिड आया तो आया, इधर देखो ना, एक एसिड एक लायबिलिटी, एक एसिड, इधर पे स्लैश डाल के चलाओ, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही है। कई सवाल ऐसे देखोगे आप, स्टार्ट में एसिड था, एंड पे लायबिलिटी बन जाएगा, फिर क्या करोगे? तो हमेशा के लिए पक्का कर लो, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसिड। ओके जी। 31 दिसंबर 2010 कैरी डाउन वर्किंग 2 से आया 2.45, सही है। अगला भी कर ही दो। ये 31 दिसंबर 10 वाला यकम यानी 11 पर ओपनिंग बन गया 2.45 और 31 दिसंबर 11 का क्लोजिंग आ गया, ये हमारे पास 31 दिसंबर 11, ये वर्किंग नंबर 3 से आ गया 4.025। वेयर इज माई ब्लू फॉर बैलेंसिंग, ब्लू फॉर क्या था पता नहीं, बी फॉर ब्लू, बी फॉर पता नहीं क्या था, चलें आप बताएं। बैलेंसिंग किस तरफ आ रही है? डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे आ रही है बेटा, 4 पॉइंट। इसकी एंट्री कर लें। ये वाला लेजर क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा, तो ये सारे बढ़े हुए ही हैं, ये भी बढ़ा हुआ आ गया 4.99। अगला साल इधर ही आ रहा है, बैलेंसिंग इधर आ रहा है, तो इधर कर दो। डेफर टैक्स एक्सपेंस जी कितना? 1.575। डन जी। इसकी एंट्री क्या बन रही है? ये वाला लेजर डेबिट, डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब एक्सपेंस का रिवर्सल, एक्सपेंस की कमी यहां पे हम शो करते होते हैं नेगेटिव साइन के साथ। कितना जी? 1.575 था जी। टोटल करें 15 पॉइंट और इधर 18.905। कोई मसला? तो मलाई की तरह होना चाहिए सवाल, पता ना लगे कहीं पे इतना सा मसला तो नहीं आया अभी तक, नहीं आना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं, आज एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। खैर है, जिस दिन आएगा मसला, आप तो वैसे भी पता ही आखिरी क्लास है। अच्छा डर के कह रहे हो ना? नहीं आज वैसे भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकता, वो वैसे भी आपको मैंने एक वो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग भेजनी है ना, काबिल वाली, आपको काबिल बनाना है आपको, मस्जिद मिलान का ऐसे ना, बनो काबिल, ऐसे ही बनो काबिल, काबिल वाला सवाल करो इंशाल्लाह, फिर रिकॉर्डिंग सुनना, ठीक है। अच्छा जी चलें। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था जी? 60 और टैक्स रेट 30, टैक्स 21 एग्जैक्ट, 21 एग्जैक्ट है, और इधर ओहो मैच नो मैच। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? मेरे ख्याल में तो एक ही प्रॉब्लम आई है सारे सवाल में, कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट इनकम थी, अब उसका लॉजिक दे दिया था,
अभी तो जुगाड़ चल रहा है पर्चे के लिए, क्या ख्याल है? इधर क्या हो रहा है? लेस, तो इधर भी क्या करो? लेस, लेकिन करना है उसको टैक्स इफेक्ट को आपने, ठीक है? तो लेस टैक्स इफेक्ट, अच्छा टैक्स इफेक्ट लिख रहे हो फिलहाल, बाद में ना लिखना, टैक्स इफेक्ट ऑफ कैपिटल गेन, सिर्फ कैपिटल गेन लिख कर ना आपने उसमें वो वर्किंग कर देनी है छोटी सी जो है, क्या 6 है इंटू जी 2.1 आ गया, तो ये माइनस हो रहा है, बताओ आंसर 18.9, 05 नहीं आया आगे, कोई राउंडिंग का फर्क होगा, ठीक है? बस ये यहीं पे खत्म हो गया था, ठीक है? तो ये रेकंसिलिएशन। तो अच्छा, आप वो डेफर टैक्स में फिर थोड़ा सा राउंड कर लें चीज़ों को, चल ठीक है, चलो मान ले तो इस बात को, कोई मसला तो नहीं है ना, बट ठीक है फिर ये सिर्फ आप इसको ना 1.575 को मेरे ख्याल में 1.58 कर दो, ताकि 2 डेसिमल वाला रूल जो चल रहा था वो चलता रहे। यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट, सिर्फ यही करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हम बिल्कुल सही जा रहे थे ना, बस इसको 58 करें, ये कितना बन गया 90। अच्छा कोई बात नहीं ना बेटा, मैं कह रहा हूँ कि फर्क क्या, असल में सारा सवाल जो है वो 2 डेसिमल तक ही मैक्सिमम गया था, तो इसको 3 क्यों लिखे, मैंने इसको भी 2 किया है, अगर फिर भी ना आए तो कोई मसला नहीं, राउंडिंग का डिफरेंस है, सवाल में कोई गलती नहीं है। ओके अच्छा जी, ये सवाल अब आप जाहिर है